हेलो बेटा। कैसे हैं आप लोग? चलिए, कल हम लोग बात कर रहे थे नींद की, जिसका कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को पता चला। उसके बाद मैंने उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में बात की। अब हम लोग स्लीप साइकिल की बात करेंगे और स्लीप जो डिप्रिवेशन है उसकी बात करेंगे, यानी निद्रा चक्र की और निद्रा वंचन की। ये दोनों क्रियाओं के बाद हमारी नींद की क्या सिचुएशन होती है और हम लोग कैसे सो पाते हैं, कैसे रह पाते हैं, क्या साइकिल है इसकी, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। निद्रा की जो मैंने आप लोगों को बताया है कि निद्रा की जो अवस्थाएं हैं वो आपकी 4 चक्र में पूरी होती हैं। तो 4 जो स्टेप में आपकी निद्रा की पूरी होती हैं स्टेप्स, वो कभी भी रेंडमली नहीं होती। ऐसा नहीं है कि रेंडमली कोई पहली स्टेप आ गई, फिर फोर्थ स्टेप आई, फिर थर्ड स्टेप आई। वो हमेशा सीक्वेंस में ही होती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 चक्र की मैंने कहा कि नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप आपकी आती है। नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप में जो आपकी 4 अवस्थाएं चलती हैं उसके बाद आपकी 5वीं अवस्था के अंतर्गत आ जाती है रैपिड आई मोमेंट स्लीप। ठीक है। तो यहाँ जो इसकी साइकिल है कभी रेंडमली नहीं होता, वो जब भी होगा सीक्वेंस में होगा। ठीक है। अगर हम एक एडोलसेंस पर्सन की बात करें तो ऐसा पर्सन जो 90 मिनट की जो नींद ले रहा है, 90 मिनट की जो नींद ले रहा है वो नॉन रैपिड आई मोमेंट की स्लीप ले रहा है। उसके बाद रैपिड आई मोमेंट स्लीप आ जाती है। ठीक है। तो नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप के बाद आती है, तो वो उसके 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आती है आपकी रैपिड आई मोमेंट स्लीप, जो लगभग आपकी 20 से 40 मिनट तक रहती है। ठीक है। इसके बाद जो पर्सन है फिर वो उसी नींद में चला जाता है। किस नींद में? नॉन रैपिड आई मोमेंट में। इसी तरीके से ये आपका जितना देर तक आप सोते हैं पूरे निद्रा काल में ये आपका ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रैपिड आई मोमेंट स्लीप है वो नींद के समय, रैपिड आई मोमेंट जो स्लीप है उसके समय में जो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन व्यक्ति को प्राप्त होता है, यानी उस समय अगर हम ब्रेन का ईईजी निकालना शुरू करें जिस समय की पर्सन रैपिड आई मोमेंट स्लीप में है, तो लगभग आपकी नॉन रैपिड आई मोमेंट की समय जो उसकी पहली अवस्था का आपको ईईजी प्राप्त होता है, जो ग्राफ प्राप्त होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। यानी हम जब भी निद्रा काल में होते हैं, निद्रा काल के उस समय में जिस समय कि हम रैपिड आई मोमेंट स्लीप में हैं, उस समय हमारा ईईजी निकाला जाए और जिस समय हमारा नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप का जो प्रथम अवस्था है उसका ईईजी, तो दोनों का लगभग जो आलेखन है, जो रिकॉर्डिंग है, एक ही जैसा लगता है। साथ ही अगर व्यक्ति आपकी जो नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप है उसके अगर हम सेकेंड चरण में जाते हैं, दूसरे चरण में जाते हैं, या निद्रा के समय या जागृति न हो जाए, तो सामान्य रूप से ऐसी जो आपके स्टेप होते हैं वो दूसरे चरण की तरफ शो करने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि व्यक्ति की जो आपकी नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप है उसके समय ही अगर जागृत न हो, व्यक्ति को न जगाया जाए, तो सामान्य रूप से जो आपकी तीव्र नेत्र युक्त निद्रा होती है, जो रैपिड आई मोमेंट स्लीप होती है, उस निद्रा से आपकी जो दूसरी चरण में है व्यक्ति चला जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हम 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो 8 घंटे की नींद में लगभग 4 से 5 बार रैपिड आई मोमेंट स्लीप आती है और इसकी टाइमिंग हमेशा 20 से 40 मिनट तक ही होती है, नियर अबाउट। पूरे निद्रा काल में कोई व्यक्ति किसी अवस्था विशेष में कितनी देर तक रहेगा ये डिपेंड करता है, आपके कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि एज, निद्रा वंचन, कितनी देर तक व्यक्ति नींद से दूर रहा है, उसका हेल्थ कैसा है, इन सब जो फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ 8 घंटे की अगर व्यक्ति नींद ले रहा है तो लगभग 4 से 5 बार उसमें रैपिड आई मोमेंट स्लीप आएगी और इसी में जो व्यक्ति है वो सोएगा और उसी में सपने भी देखे जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें निद्रा वंचन की, तो निद्रा वंचन
यानी निद्रा से कुछ देर तक व्यक्ति को अलग रख दिया जाए। कुछ देर का मतलब मान लीजिए कि 2 दिन नहीं पर्सन सो पाया है। तो यहाँ निद्रा जो है बात करें तो अगर हम सबकी ऑब्जर्वेशन करना शुरू करें, जो अनेक प्राणी हैं उन सबका हम ऑब्जर्वेशन करें और उन्हें निद्रा से वंचित रख दें, नींद से कुछ दूरी रख दें, तो उसमें अगर हम स्टडी करें तो हमको मिलता है कि संपूर्ण निद्रा से या निद्रा की एक अवस्था, एक से अधिक अवस्थाओं से अगर वंचित किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें प्राणी को या तो पूरी निद्रा से हम वंचित कर दें, या जो नींद की पहली या दूसरी अवस्था होती है उसमें किसी एक अवस्था को हम अलग कर दें। तो ये कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि निद्रा की जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें किसी एक अवस्था से व्यक्ति को अलग किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ वंचन के कारण प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति निद्रा की अवस्था में है उसको उस किसी स्पेसिफिक जो स्टेज है उससे हम दूर कर दें, तो उसके कारण अगर हम दूर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो जागृत अवस्था में आएगा। तो उस जागृत अवस्था में जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आपका निद्रा वंचन के कारण ही माना जाता है। ठीक है। कहने का अर्थ है कि जब हम किसी सोते हुए व्यक्ति को या प्राणी, जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा सोया हुआ पर्सन है तो उसके अगर मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन में जो इलेक्ट्रिकल ग्राफ उसका बन रहा है, जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग की जा रही है, उसमें अगर वो व्यक्ति जो सो रहा है उसके मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन में अगर नींद की तीसरी अवस्था यानी थर्ड स्टेज, अगर वहाँ पे थर्ड स्टेज के जो सिम्टम्स हैं, जो वेव्स हैं, अगर वो शो हो रहे हैं और उसी समय उस व्यक्ति को जगा दिया जाए, यानी पर्सन जैसे ही फर्स्ट स्टेज में गया, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड स्टेज में जैसे ही पर्सन गया, तो नींद की जो आपकी विद्युतीय आलेखन है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग की जा रही है ब्रेन की, उसका अगर हम सिम्टम देखें कि इसमें तीसरी अवस्था दिखाई दे रही है या थर्ड स्टेज आ गई है, उसी समय उस पर्सन को हम जगा दें, थर्ड स्टेज देखते ही उस व्यक्ति को हम जगा दें, तो उसके व्यवहार में जो वो परिवर्तन होगा, उसी समय हम उसको जगा रहे हैं तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई देगा, तो वो परिवर्तन जो है वो नींद की जो तीसरी अवस्था है उससे वंचित होने के कारण मिली है। यानी नींद की जो तीसरी अवस्था है वो उसको नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ गया, ऐसा साइकोलॉजिस्ट का मानना है। लेकिन इस प्रकार के जो आपकी स्टडीज़ हैं, उन स्टडीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पर्सन यदि मान लीजिए किसी जैसे कि प्राणी है और उसको नींद की तीसरी अवस्था से अलग कर दिया गया, यानी थर्ड स्टेज जो है उससे वंचित कर दिया गया, तो वह चौथी अवस्था और जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है उससे भी दूर हो जाता है, क्योंकि वो अभी तो स्टार्ट ही किया था। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में मैंने उसे जगा दिया, तो थर्ड स्टेज में जब मैंने जगाया तो उस समय उसके व्यवहार में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये आ गई कि अब वो उसकी फोर्थ स्टेज यानी नींद की जो चौथी अवस्था है उसमें एंट्री नहीं कर पा रहा है, और साथ ही वो जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है उससे भी वंचित हो गया, क्योंकि ये अवस्थाएं हमेशा तीसरे के बाद ही आएंगी। अभी मैंने कुछ ही देर पहले कहा कि कभी भी जो इसके साइकिल स्लिप साइकिल होते हैं वो कभी भी रेंडमली नहीं चलते, वो हमेशा सीक्वेंस में चलते हैं। पहली स्टेज आएगी, उस पहली कंप्लीट होगी तब दूसरी आएगी, दूसरी कंप्लीट होगा तब तीसरी स्टेज आएगी, तीसरे के बाद चौथी कंप्लीट होगी, तब जाकर के आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आएगी। तो वो जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से पर्सन जो है वो वंचित रह जा रहा है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि ये 3 अवस्थाएं जो पूरी हुए बिना वो उसमें नहीं जा सकता। तो ऐसी दशा में ये कहना कठिन हो जाता है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो व्यवहार में ये परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ तीसरी अवस्था के वंचन से हुआ है, क्योंकि वंचन तो चौथी अवस्था का भी हुआ, जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है उसका भी हुआ। तो इन तीनों अवस्थाओं में किसका प्रभाव है, जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है ये वास्तव में किसका प्रभाव है, ये जानना जो है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। मीन्स कि
जो फोर्थ स्टेज है, साथ ही जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, वो उसमें भी आपकी जो निद्रा की अवस्थाएं होती हैं उसका भी वंचन आपके हो रहा है, तो इस व्यवहार परिवर्तन में इसका भी प्रभाव होगा। साथ ही एक अवस्था अन्य महत्व जो अवस्था है उससे महत्वपूर्ण है, यह बात हम नहीं कह सकते कि एक अन्य एक अवस्था दूसरी अवस्था से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ये हमेशा सीक्वेंस में चलेगा और हमेशा निद्रा की जो पहली अवस्था है दूसरी अवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगी और दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था के लिए, क्योंकि उसके बाद ही वो नींद आपकी आएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर व्यक्ति सो रहा है और हम व्यक्ति को जगाने में जा रहे हैं, तो उसमें एक तरह का कहें तो खीज आ जाएगी, स्ट्रेस होगा उसको। तो इस जितना उसमें ये खीज और जो स्ट्रेस है वो उत्पन्न हो रहा है और जितना बात के व्यवहार में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसको भी यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक बार ऐसे रिसर्चेज हुए थे कि एक सेना के जो जवान हैं उनको लगभग 100 घंटे लगातार बिना सोए आपके जो एक एक्सरसाइज थे वो करवाए गए और बॉडली उनको वर्क दिया गया। तो ऐसा करने का जब आदेश दिया गया तो उसमें 11 में से 10 ऐसे आपके जवान थे जो विभ्रम हो, उनमें विभ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगी। कहने का अर्थ है कि जब हम व्यक्ति को नींद से वंचित रखते हैं तो वहाँ विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपके 7 जवान ऐसे थे जिनमें चलने और शारीरिक जो संतुलन है वो बनाए रखने में कठिनाई का अनुभव होने लगा। यहाँ दृष्टि से संबंधित, श्रवण से संबंधित, सतर्कता से संबंधित, जो आपकी प्रतिक्रिया काल है, स्मृति से संबंधित, इन सब में जैसे मानसिक क्रियाएं हैं आपकी उसमें गंभीरता दिखाई देने लगी और उसमें विभ्रम पैदा हो गया। ये सभी जो आपके सिम्टम्स हैं ये किसके कारण हो रहे हैं? निद्रा वंचन की। क्योंकि इन पे जो रिसर्च हुई कि उन्हें 100 घंटे तक सोने नहीं दिया गया और इस स्थिति में उनसे शारीरिक कार्य करवाए गए, तो यहाँ पे उनका जो बॉडली जो बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब होने लगा, जो शारीरिक संतुलन है वो डिस्टर्ब हुआ, उनमें विभ्रम की स्थिति दिखाई दे रही है। ये सब जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसका मात्र एक ही कारण था, निद्रावंचन, यानी नींद से उनको दूर रखा गया था। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि यहाँ ये पता हम कर सकते हैं कि निद्रा से वंचित रखेंगे तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बीच में किसी एक निद्रा के स्टेज से अगर हम व्यक्ति को वंचित रख रहे हैं तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये जिस निद्रा से हम व्यक्ति को जगा रहे हैं सिर्फ उसी निद्रा का प्रभाव है या उसके बाद जो स्टेज बचे हुए थे उनसे वंचित कर दिया गया, उससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। ये समझना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। यहाँ इससे रिलेटेड जो आपके निद्रावंचन के जो परिणाम हैं उनसे डाटा कलेक्शन भी किए गए और निद्रा के साथ साथ आराम भोजन से भी अगर व्यक्ति को वंचित रखा जाए, अलग रखा जाए, तो ये सब जो आंकड़े हैं वो इनकी व्याख्या करना कठिन कर देते हैं आगे। जैसे कि अगर निद्रा हम किसी को नहीं निद्रा से वंचित कर रहे हैं लेकिन उसके साथ ही जो व्यक्ति को आराम करना है या उसको भोजन देना है तो इनसे भी हम अगर दूर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी एनालिसिस करना, ऐसे डाटा की एनालिसिस करना टिपिकल हो जाएगा कि उसमें व्यक्ति का पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, नींद का प्रभाव पड़ रहा है, आराम न करने का प्रभाव पड़ रहा है या भोजन का प्रभाव पड़ रहा है। इन सबको सेपरेट देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यदि हम किसी प्राणी को कुछ समय तक निद्रा से वंचित रखें और इसके बाद उसे सोने के लिए छोड़ दें, तो यहाँ के लिए अगर हम सोने के लिए सोने दे रहे हैं कि सो जाओ, तो यहाँ कोई भी आपकी इंस्ट्रूमेंटल जो रिस्पॉन्स होते हैं, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स वहाँ पे ज़रूर होता है। साथ ही जब वो पुनः सोने का अवसर प्राप्त होता है उसे, तो वह अधिक समय तक सो करके जो पिछली नींद है अपनी उसकी क्षतिपूर्ति कर लेता है। यानी कुछ समय तक अगर हम किसी की नींद को डिस्टर्ब कर दिए 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक, तो वो सोएगा और वहाँ वही इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स उसका आएगा। यानी आगे जा करके, यानी सोना शुरू किया तो जो पिछला उसका 1-2 घंटा बचा हुआ था वो आगे नींद में पूरा कर लेगा, नहीं उसकी क्षतिपूर्ति करता है। लेकिन अगर हम जो सब्जेक्ट है उसको पूरी निद्रा में हानि की यानी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाते हैं, पूरी निद्रा की हानि की क्षतिपूर्ति अगर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ सामान्य नियम ये है कि निद्रा की हानि की मात्रा जितनी अधिक रहती है
क्षतिपूर्ति उतनी ही कम हो पाती है। जितनी देर तक हम उसको नींद से वंचित रख रहे हैं, जितनी देर उसकी निद्रा की हानि हो रही है, जितनी मात्रा में हो रही है, उसकी क्षतिपूर्ति उतनी ही कम हो पाती है, ऐसा लेवी 2066 ने कहा है। एक रिसर्च में ऐसा भी देखा गया है, जिसमें एगेन्यू 1964 की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट को जो नींद है उसकी 4th स्टेज से ही अलग कर दिया। कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट को नींद की 4थी स्टेज में जाने से ही रोक दिया या वंचित कर दिया। जो ये सब्जेक्ट था, जब जैसे ही उसका जो इलेक्ट्रिकल ईईजी की बात करें, इलेक्ट्रिकल जो उसकी रिकॉर्डिंग है शो करने लगती थी 4th स्टेज को, तो उसमें पहुंचते ही उसके कानों के पास आवाज़ की जाती थी। इस आवाज़ से को सुनने के बाद वो जो व्यक्ति था, जो सब्जेक्ट था, वो वापस नींद की जो पहली और दूसरी अवस्था थी या तीसरी अवस्था थी उसमें आ जाता था। यानी 4th स्टेज से उसको रोक दिया गया, 4th स्टेज से उसको वंचित रखा गया। तो वंचन की जो अवधि है, जो समय है वंचन का, इसके बाद जब प्रयोज्यों को सोने दिया गया, यानी अब उसे किसी प्रकार का कोई जो व्यवधान है वो उत्पन्न नहीं किया गया, तो ये देखा गया कि जो आपका सब्जेक्ट था, ये 4th स्टेज की जो नींद थी उसकी जो क्षतिपूर्ति थी वो 4th स्टेज में ही किया, और उस 4th स्टेज में वो अधिक सो करके इसको पूरा किया। यहाँ पर जो रिसर्च किया गया था, कहने का अर्थ है कि जब जैसे ही आप सब्जेक्ट जो था उसको सोने के लिए छोड़ा गया, तो वो सब्जेक्ट जब सोना शुरू किया तो पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, जैसे ही 4थी स्टेज में पर्सन जाना शुरू किया, वैसे ही उसके कानों के पास आवाज़ दी गई, और आवाज़ देने के बाद वापस उसे पहली और दूसरी या तीसरी स्टेज में ला करके छोड़ दिया गया। इस स्टेज से फिर वो 4थी स्टेज में जाना शुरू किया, और ये देखा गया था आपके मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन के द्वारा। ठीक है, तो ये देखने के बाद फिर जो सब्जेक्ट था उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया। जैसे ही वो 4th स्टेज में गया, तो जो उसको बार बार ये बाधा उत्पन्न की गई, जो उसको 4th स्टेज से वंचित रखा गया, जो बार बार बाधा उत्पन्न की गई, इसकी क्षतिपूर्ति जो सब्जेक्ट था वो 4th स्टेज में जा करके ज़्यादा सो करके पूरा किया। यानी वो व्यक्ति 4th स्टेज में जो सोया पहुंचा, तो सोने की जो टाइमिंग है उसकी बढ़ गई, वो 4th स्टेज में ज़्यादा सोकर किया। इस निद्रा वंचन का प्रभाव निद्रा की किसी दूसरी अवस्था पर, यानी तीव्र नेत्रयुक्त निद्रा पर हम बात करें तो नहीं पड़ा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ये जो प्रयोग किया गया, इसमें प्राणी के व्यवहारों पर जो निद्रा वंचन है उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसे भी परिणाम हैं जिनमें इसका प्रभाव मिला भी था। लेकिन पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हम व्यक्ति को अगर किसी निद्रा से वंचित कर रहे हैं तो उसका प्रभाव उसकी अगली वाली स्टेज पे पड़ेगा। तो यहाँ जो आपके परिणाम मिले, इस रिसर्च से जो परिणाम मिले, उससे ये मान लिया गया कि जो प्राणी है वो केवल सामान्य निद्रा को ही जो है नहीं, बल्कि वो प्रत्येक अवस्था, जो विशेष अवस्था होती है निद्रा की, जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसकी व्यक्ति की दैहिक आवश्यकता है, और वो उन चारों स्टेज को, क्यों तो बोले तो पांचवें स्टेज को वो फुलफिल करता है। तो यहाँ निद्रा की जो अवस्थाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष महत्व रखती हैं, और प्रत्येक अवस्था व्यक्ति की नींद की जो है वो महत्वपूर्ण होती है। यहाँ कई ऐसे भी रिसर्च किए गए, अगर मैं बेब की बात करूँ तो उन्होंने लगातार 8 दिन तक सिर्फ 3 घंटे प्रतिदिन जो अपना सब्जेक्ट था उसको सोने दिया। बेब ने अपना रिसर्च किया और उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट था उसको सिर्फ 3 घंटे पर डे सोने दिया। इस तरह से उसमें जो निद्रा वंचन उत्पन्न किया गया, जैसे जैसे निद्रा वंचन की मात्रा बढ़ती गई, मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन जब उसका मेजर किया गया, तो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन से ये ज्ञात हुआ कि 3 घंटे के समय में ही निद्रा की चौथी अवस्था में जो उसकी टाइमिंग थी, जो बिताया गया समय था, उसका प्रतिशत बढ़ता गया, यानी तीसरी अवस्था में बिताए गए समय का प्रतिशत घट गया। यहाँ कहने का अर्थ है कि 8 दिन तक जब सब्जेक्ट को सिर्फ 3 घंटे सोने दिया गया, तो इस समय जो निद्रा वंचन की मात्रा बढ़ती गई, निद्रा वंचन की जब मात्रा बढ़ती गई
तो जो व्यक्ति था, हम उसकी जब इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग करना शुरू किए ब्रेन की, यानी मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन जब प्राप्त किया गया, तो उसमें ये देख पाया गया कि 3 घंटे के समय में ही, 3 घंटा व्यक्ति सो रहा था और 3 घंटे के समय में ही जो निद्रा की चौथी अवस्था थी, उसमें बिताया गया समय जो है उसका परसेंटेज आपका बढ़ गया। यानी तीसरी अवस्था में जो समय था वो घट गया, और तीसरी अवस्था का जो समय था वो चौथी अवस्था में ऐड होकर के चौथी अवस्था का समय बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका समय का बढ़ना और तीसरी अवस्था में प्रतिशत का घटना, यहाँ तक कि निद्रा जब शुरू होती थी, प्रारंभ करते ही जो सब्जेक्ट था वो चतुर्थ अवस्था में जाने लगता था। यानी जैसे ही उसको सोने के लिए छोड़ा जाता था, तुरंत जो सब्जेक्ट था वो चौथी अवस्था में जाने लगा। साथ ही जो फोर्थ स्टेज थी उसमें अधिक समय सो करके प्रयोजने और जो आपकी तीव्र नेत्रयुक्त निद्रा थी उसको पूरी कर लेता था। ये सारे रिसर्च ये शो कर रहे हैं कि जिस भी प्राणी को तीव्र नेत्रयुक्त निद्रा की आवश्यकता होती है, वो उसी प्रकार की तीव्र नेत्र गतिहीन निद्रा की भी आवश्यकता होती है। यानी वो दोनों इस जो निद्रा होती है, कहने का अर्थ है कि जो हमारी स्लीप साइकिल है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये व्यक्ति के लिए दोनों आवश्यक होती हैं। व्यक्ति को चाहे जितना कम समय दिया जाए, वो अपनी दोनों नीड को पूरा ज़रूर करता है। यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के बाद वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लेगा और ज़रूर लेगा, और दोनों को वो करेगा भले ही टाइमिंग वहाँ पे कम हो। अब हम बात करेंगे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप मीन्स REM, जिसको डी स्लीप भी कहा जाता है आपका। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है, इसका सबसे पहले स्टडी किया था एचने स्काई और क्लीटमैन ने। एचने स्काई और क्लीटमैन 1953 के द्वारा आपका रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का स्टडी किया गया। जो इस तरह की नींद होती है आपकी, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो होती है, ऐसी जो नींद होती है, इसमें जो व्यक्ति है वो अलग अलग प्रकार के जो ड्रीम्स है, जो स्वप्न है, उसको देखता है, तथा इसी के कारण उसे गहरी नींद नहीं आती है। ऐसी नींद में व्यक्ति आधा सोता है और आधा जागता है। साथ ही इसमें जो आपके आई बॉल्स होते हैं, आई बॉल में मूवमेंट होते ही रहते हैं, इसीलिए इसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी कहा गया है। यहाँ क्लीटमैन ने बताया है कि जो सामान्य व्यक्ति की नींद होती है, उसमें लगभग 20% नींद आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बीतता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपकी ऐसी जो नींद है, रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप है, उसका परसेंटेज घटने लगता है। साथ ही जो बच्चों में कुल नींद होती है, उसका 50% जो है वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ही की नींद होती है। ये नींद जो है आपकी कहें तो जो स्तनपायी होते हैं, मैमलियर्स, वैसे प्राणियों में ही पाई जाती है। यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है स्तनपायियों में पाई जाती है। यहाँ अगर हम बात करें कि अगर इसकी फिजियोलॉजी की, जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, इसकी फिजियोलॉजी की अगर बात हम करेंगे, तो यहाँ आपको हम बता दें कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जो आवृत्ति और विभव की बात करें, यानी फिजियोलॉजी की बात की, तो इसमें आपके उच्च विभव और निम्न आवृत्ति की सामान्यतः जो निद्रावस्था होती है वो दिखाई देती है। जबकि निम्न विभव और उच्च आवृत्ति के जो आलेखन आपके प्राप्त होते हैं, निम्न विभव और उच्च आवृत्ति के जो आपकी आलेखन प्राप्त होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग की जाती है, वो आपकी जागतावस्था या उदोलन की जो अवस्था होती है उसको इंडिकेट करते हैं। कहने का अर्थ है कि जब भी हम REM स्लीप की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो नींद होती है आपकी REM स्लीप, वो उसका जो मस्तिष्क विद्युतीय आलेखन है वो लगभग आपका जागृतावस्था के समान होता है। साथ ही कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें कि उदोलन की जो मात्रा होती है, मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन में उच्च सहसंबंध भी पाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी देखा है कि जो निद्रावस्था होती है उसमें एक ही दशा में ऐसा होता है जब प्राणी का मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन जो है जागृतावस्था के जो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन है उसकी तरह होता है। ठीक है,
यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम रैपिड आई मोमेंट स्लीप में जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क का जो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग की जाती है, मस्तिष्क की विद्युतीय आलेखन प्राप्त किया जाता है, उसकी जो आलेखन है निद्रावस्था, अगर रैपिड आई मोमेंट स्लीप है और जागृतावस्था है, उन दोनों की आपकी इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग नियर अबाउट इक्वल दिखाई देने लगती है। साथ ही अगर हम बात करें कुछ ऐसे अपवाद जिनका अगर हम अध्ययन किया गया जिसमें, तो उनका जब निष्कर्ष निकला तो ये देखा गया कि जो निद्रा की एक ही नहीं बल्कि दो प्रकार की आपकी होती है। ये तो पता ही है आपको कि निद्रा आपकी रैपिड आई मोमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप, ये दोनों प्रकार की जो ये नींद होती है उसमें एक ही नींद की दो अवदशाएं, बल्कि कहें हम कि दोनों प्रकार की जो नींद होती हैं, एक ही निद्रा की दो दशाएं के साथ साथ आपकी उनकी गुणात्मक और जो अलग प्रकार की निद्रा होती हैं वो भी आपको दिखाई देने लगती है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपकी नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप है उसमें जो अवस्थाएं हैं, उसके बाद जो आपकी रैपिड आई मोमेंट स्लीप है उनकी जो अवस्थाएं हैं उस निद्रा को भी उसमें ही लिया गया है। तो गुणात्मक रूप से ये दोनों अलग अलग होती हैं, जिसके मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन में अगर हम बात करें तो उच्च विभव और निम्न आवृत्ति की विद्युतीय जो क्रियाएं हैं वो प्रदर्शित होती हैं। कहने का अर्थ है कि जब इस नींद की हम इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा विभव है उसकी आवृत्ति उच्च विभव दिखाई देगा, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो काफ़ी कम दिखाई देती है। तो यहाँ हम रैपिड आई मोमेंट स्लीप की अगर बात करें तो ये वो नींद है जिसके जो मस्तिष्क की विद्युतीय आलेखन है वो हमेशा जागृत अवस्था के समान मिलते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें निम्न विभव और उच्च आवृत्ति की जो विद्युतीय प्रक्रियाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी रैपिड आई मोमेंट स्लीप है उसमें जब हम सोते हैं नींद की जो रैपिड आई मोमेंट स्लीप की टाइमिंग होती है तो उसमें जो मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन है वो जागृतावस्था के समान होता है। साथ ही मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन के आधार पर ये बताना कठिन होता है कि पर्सन जाग रहा है या सो रहा है। यानी निद्रा की आपकी ये दोनों दशाएं, मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन की जो ये दोनों दशाएं हैं आपकी रैपिड आई मोमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप, ये किस बीच में चल रहा है, इन दोनों के बीच में ही व्यक्ति चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो चल रही है नींद वो किस टाइप की नींद चल रही है। यानी मस्तिष्क की विद्युतीय आलेखन पूर्ण रूप से सो नहीं कर पा रहा है कि जागृतावस्था में है व्यक्ति या आपकी नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप में है, इन दोनों के बीच में तो नहीं है। कहने का अर्थ है कि जब हम रैपिड आई मोमेंट स्लीप में देखते हैं तो उसका मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन आपकी जागृतावस्था के समान होता है। ठीक है, मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन जब हम पहली स्टेज में जाते हैं नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप में तो वहाँ भी लगभग जो आपका इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग है मस्तिष्क के विद्युतीय आलेखन वैसा ही पाया गया। तो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन से ये जान पाना कठिन हो जाता है कि व्यक्ति रैपिड आई मोमेंट स्लीप में है या नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप के दोनों के बीच में है, क्या जागृतावस्था की अवस्था से निद्रावस्था में जा रहा है, यानी जागृतावस्था से वो नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप के बीच में जा रहा है। ये थोड़ा सा सेपरेट करना कठिन हो जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी संकेत मिले हैं आपके मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन के कि इसके कुछ और भी संकेत अगर ध्यान रखे जाएं, जैसे कि आपकी ये आपकी नॉन रैपिड रैपिड आई मोमेंट स्लीप है उसमें और जागृत अवस्था के बीच अंतर किया जाए तब तो इन्हें देखा जा सकता है। साथ ही इनके संकेतों में जो आपकी आई बॉल्स में जो मूवमेंट हो रहे हैं या आपकी आँख के जो आपके तारे हैं उसमें सिकुड़ाव है, ये सब मूल रूप से शो करता है। इसके साथ ही अगर हम पीजीओ की बात करें, पीजीओ पॉन्स जेनिकुलेटिक ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स कहा गया है इसको, पीजीओ पॉन्स जेनिकुलेट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, ये जो स्पाइक है पीजीओ की ये भी आपके रैपिड आई मोमेंट स्लीप का एक विश्वसनीय संकेत माना गया है। कहने का अर्थ है कि जब भी आपकी रैपिड आई मोमेंट स्लीप होगी तो वहाँ पीजीओ की स्पाइक बननी शुरू हो जाती है। पीजीओ जो आपका रिकॉर्डिंग शो कर रहा है वो पॉन्स जेनिकुलेट का एक अंग है। साथ ही अगर हम विजुअल कॉर्टेक्स की बात करें
तो उससे भी होने वाली जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हैं ये उसको भी शो करता है, जो आपका पीजीओ है। इसके रिकॉर्डिंग आपके पॉन्स जेनिकुलेट जो ऑर्गन है उसके साथ ही वीडियो जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसमें भी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको भी शो करता है। पीजीओ का जो रिकॉर्डिंग है वो तीव्र नेत्र जो युक्त निद्रा है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसके लिए एक विश्वसनीय संकेत है। लेकिन मनुष्यों में ये स्पाइक होते हैं या नहीं इसका ज्ञान अभी तक नहीं हो सका। यानी पोस्ट जो जेनिकुलेट आपकी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है इसका हमारे मानव में इसका अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है या है कि नहीं है ये अभी ज्ञान नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग जो मिली उसके लिए मस्तिष्क के जो ये भाग हैं आपके उन पर इलेक्ट्रोड लगाना संभव नहीं हो पाया। तो ऐसे जहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं लगाए जा पा रहे हैं वहाँ पर उसका मेजरमेंट करना थोड़ा सा कठिन हो गया, इसलिए इसका अभी तक ज्ञान नहीं किया जा सका है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की अगर हम नाम की भी बात करें तो इसमें भी काफ़ी रिसर्च किए गए हैं और साइकोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग नाम से जाना है, और इसके अलग अलग नाम के कारण ही इसमें जो आपकी कहें इसके गुणों की भी व्याख्या हो जाती है। क्योंकि जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है इसमें उच्च विभव और निम्न आवृत्ति का मस्तिष्क विद्युतीय आलेखन मिलता है। उच्च विभव और निम्न निम्न विभव और उच्च आवृत्ति का जो मस्तिष्क विद्युतीय आलेखन है वो आपके रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में मिलता है। इसीलिए कुछ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इसको लो वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी स्लीप भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो ये स्लीप है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ये तो आपका जनरल नेम है जिसको हर कोई जानता है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। लेकिन जब भी कंपटीशंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कभी भी इसके जनरल नेम से नहीं पूछे जाते हैं, इसको स्पेसिफाइड कर दिया जाता है और कुछ ऐसे इसके नाम जो होते हैं उनके नाम से इनको पूछा जाता है कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं। होता वही है वो, लेकिन उनके नाम जो होते हैं डिफर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के स्टडी कीजिएगा, और न समझ में आए तो आप लोगों भी प्रॉब्लम को मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है इसको जो साइकोलॉजिस्ट हैं लो वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी स्लीप भी कहते हैं। साथ ही कहीं कहीं इसे पैराडॉक्सियल स्लीप भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि पैराडॉक्सियल स्लीप क्यों कहा जा रहा है? विरोधाभासी निद्रा, ठीक। विरोधाभासी निद्रा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नींद के जो मस्तिष्क विद्युतीय आलेखन है वो अप्रत्याशित प्रकार के प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ है कि विरोधाभासी निद्रा जो इसको कहा गया है इसके कहने का कारण है कि जब भी इसका मस्तिष्क विद्युतीय आलेखन प्राप्त किया गया, जब भी इसकी इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग की गई तो उस समय मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन जो है वो जागृतावस्था के समान प्राप्त किया गया, क्योंकि इस समय आई बॉल मूव कर रही है, व्यक्ति न पूर्ण रूप से सो रहा है और न पूर्ण रूप से वो जाग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो मस्तिष्कीय विद्युतीय आलेखन होते हैं वो विरोधात्मक प्राप्त होते हैं। जागृता अवस्था के समान व्यक्ति का मस्तिष्क विद्युतीय आलेखन है वो शो कर रहा है, लेकिन व्यक्ति सो रहा है, स्वप्न देख रहा है। तो यहाँ ये विरोधाभासी जो प्रवृत्ति शो हो रही है उसी के कारण इसे पैराडॉक्सल स्लीप भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसे रोम्बेनसेफेलिक निद्रा का कहा है, रोम्बेनसेफेलिक स्लीप। अब आप कहेंगे ये क्या? ये भी नाम आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का ही है। तो रोम्बेनसेफेलिक जो स्लीप है इसमें इसलिए इसे कहा गया क्योंकि जब हम इस नींद में होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हैं, रोम्बेनसेफेलिक जो स्लीप होती है इस नींद में होते हैं, तो यहाँ पर जो स्नायविक नियंत्रण है वो मस्तिष्क के आधारी भाग से होता है। रोम्बेनसेफेलिक जो स्लीप है उसका नियंत्रण जो है, न्यूरल जो कंट्रोल है इसका मस्तिष्क के आधारी भाग से होता है। साथ ही कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये डीप स्लीप है। डीप स्लीप कहने का अर्थ है डी स्लीप। कोई इसे डीप स्लीप कहता है, कोई कहता है इसे डी स्लीप।
तो यहाँ ड्रीम स्लीप भी इसको बोला जाता है, गहरी निद्रा, डीप स्लीप, गहरी निद्रा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये अगर फेमस है तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के नाम से। ठीक है, तीव्र नेत्र गतियुक्त निद्रा इसे कहा जाता है। इस नींद के समय जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, जो प्राणी होता है, उसके जो नेत्र होते हैं, जो आँखें होती हैं, उसके आई बॉल जो होते हैं, उसमें गतियाँ होती हैं। यही इसका सबसे मूल लक्षण होता है, जिससे कि ये पहचाना जा सकता है कि इस समय व्यक्ति रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में है। ठीक है, अगर हम मनुष्यों में देखें, मनुष्य मानव, तो मनुष्य में अगर हम देखें तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है उसके निद्रा के सोने के लगभग 1 घंटे बाद शुरू होती है। जब भी कोई व्यक्ति सोता है तो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लगभग 1 घंटे बाद, व्यक्ति सोना शुरू किया है उसके 1 घंटे के बाद ये नींद आपकी शुरू होती है और लगभग 15 से 20 मिनट तक ये नींद रहती है। इसके लगभग 80 से 90 मिनट के बाद फिर ये 15-20 मिनट के लिए ही आती है। यानी जब भी व्यक्ति सोता है तो 80 से 90 मिनट आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। ठीक, इस नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आपकी 80 टू 90 मिनट्स के बाद, 80 से 90 मिनट के बाद फिर आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप 15 से 20 मिनट के लिए आती है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जब हम जितने देर में सोते हैं, पूरी जो हमारी निद्रा काल होती है, जितने देर हम सोते हैं उसमें आपकी जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसके बाद नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का जो ये साइकिल है वो चलता रहता है। 8 घंटे की जब हम सामान्य नींद में होते हैं, 8 घंटे अगर हम रेगुलरली सो रहे हैं, एक सामान्य रूप से व्यक्ति 7 से 8 घंटे सोता ही है, तो 8 घंटे की नींद जब हम लेते हैं तो 4 से 5 बार आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आती है। बाकी टाइमिंग आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ही होती है। और ये आपके रिसर्च से कहें तो प्रमाणित किया जा चुका है कि जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, ये एक बोले तो काफ़ी स्पेशल स्लीप है, एक महत्वपूर्ण नींद है जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के लिए ज़रूरी भी है। और प्रत्येक प्राणी इन दोनों निद्राओं से, कहने का अर्थ है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, दोनों के लिए ये आवश्यक होती है और व्यक्ति दोनों निद्रा को जरूर लेता है। प्राणी की जो आपके जो मेंटल प्रोसेस हो, जितने भी होते हैं, उनका सामान्य रूप से चलते रहने के लिए मेंटली जितने प्रोसेस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, ये अगर नॉर्मली चल रहे हैं तो इनको नॉर्मली चलने के लिए ये जो आपकी नींद है ये बहुत ही आवश्यक है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर पर्सन नॉर्मली जो मेंटल प्रोसेस हैं उसके चल रहे हैं, जो मानसिक प्रक्रम जैसे सामान्य रूप से चलते हैं, अगर नॉर्मल पर्सन है तो जैसे उसके पर्सन के जो नॉर्मली मेंटल प्रोसेस चल रहे हैं वो वैसे ही चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप आपकी पूरी होती रहे। बोले तो अगर ये पूरी नींद नहीं ले रहा है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कंप्लीट नहीं ले रहा है तो मेंटल प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जिनमें कि आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है वो लंबे समय तक अगर उनको अगर दूर रखा गया या वंचित कर दिया गया, तो अगर मरीजों को काफ़ी लंबे समय तक हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से दूर रखते हैं तो उनके जो मेंटल प्रोसेस होते हैं उसमें एक तरह से उतार चढ़ाव आने लगता है। कहने का अर्थ है कि उसमें डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। पर्सन का जो मेंटल प्रोसेस है वो क्लियर नहीं हो पाता, उसमें बैलेंसिंग नहीं हो पाती, वो डिस्टर्ब कंडीशन में जाता है। तो यहाँ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है उससे एक तरह से बोले तो व्यतिक्रम जो होता है उसके व्यतिक्रम उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए रैपिड आई मूवमेंट स्लीप मस्ट हो जाता है। साथ ही अगर हम बात करें अधिगम क्षमता की, लर्निंग जो है, मेमोरी की बात करें और ड्रीम्स की बात करें, स्वप्न की, तो सुप्तावस्था में होने पर भी हम कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम परसेप्शन कर लेते हैं या उसकी थिंकिंग कर लेते हैं। आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा कि जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो, सो रहे थे तो सपने में उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया, तो वहाँ थिंकिंग भी चल रही है। तो परसेप्शन है, थिंकिंग है, ये सब आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की ही देन होती है। कहने का अर्थ है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ही हम लोग ये सब कुछ कर पाते हैं।
साथ ही अगर हम सामयिकी की स्थिरता की बात करें या व्यक्तित्व के जो अनेक पक्ष हैं, उनसे आपकी जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है उनका एक घनिष्ठ रूप से संबंध है। यानी जो भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसकी सामयिकता है, उसकी सामयिक स्थिरता है, इनसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का जो संबंध है वो घनिष्ठ रूप से होता है, क्योंकि इसी नींद में व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को, अपने परसेप्शन को, अपने चिंतन को, अपनी स्मृति को, इन सबको वो कहें तो देख पाता है, उसको मेजरमेंट भी कर पा रहा है, क्योंकि ये जो आपके जो मेंटल प्रोसेस होते हैं इसी की वजह से सही ढंग से और संतुलित ढंग से चलते रहते हैं। ये जो आपकी निद्रा है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसमें जो फंक्शनल अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका प्रकारात्मक जो सार्थकता का अध्ययन है वो काफ़ी मनोयोग से किया गया है। अधिकांश आपके जो सब्जेक्ट हैं जो रिसर्च किए गए हैं उसमें जो अधिकांश रूप से जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अगर हम बात करें तो उसमें रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से उनको वंचित करके उनके व्यवहारों का जो है वो ऑब्जर्वेशन किया गया है, और ये पाया गया है कि जब भी किसी सब्जेक्ट को हम अगर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप से हम सेपरेट करते हैं, दूर रखते हैं, तो वैसी स्थिति में जो व्यक्ति का व्यवहार है वो काफ़ी क्षुब्ध हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है।